पिछले पार्ट में आपने देखा कि रिया अचानक उस रहस्यमय तहखाने में पहुंच गई। वो वहां क्यों गई और कैसे पहुंची, ये अब भी एक बड़ा रहस्य बना हुआ है। क्या वो किसी के पीछे पीछे वहां पहुंची या कोई अनजानी ताकत उसे वहां खींच लाई? आज इसी रहस्य से पर्दा उठेगा। समीर और रिया दोनों उस जर्जर झोपड़ी के अंदर खड़े थे। दोनों बिल्कुल खामोश, जैसे उनके शब्द कहीं खो गए हों। हवा की सरसराहट के अलावा वहां कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। उसी सन्नाटे में अचानक हवा तेज चलने लगी और हवा के साथ बच्चे की हंसी की आवाज भी गूंज उठी। वो हंसी बिल्कुल पास से आ रही थी। उसी आवाज ने रिया को झकझोर दिया और उसकी आंखें अचानक खुल गई। रिया बार बार समीर को उठाने की कोशिश कर रही थी। समीर, समीर उठो। क्या हुआ तुम्हें? प्लीज़ होश में आओ। समीर, मुझे बहुत डर लग रहा है। यहाँ कुछ ठीक नहीं है। समीर, सुन रहे हो ना? समीर, जवाब दो। रिया बाहर जाने लगी। रिया बाहर आ चुकी थी। अब वह उस जगह में प्रवेश कर रही थी जहां से वापस कोई नहीं लौटा। और तभी रिया की सांस जैसे थम गई। वो बच्चा, हाँ वही बच्चा, अचानक फिर से उसके सामने खड़ा था। रिया की नजर जैसे ही उस बच्चे पर पड़ी, वह अचानक बड़बड़ाने लगा। श, रा, मोल, ता, ना, ख, स, आ, रिया, लुम, लुम, शा, ता, हाँ, ए, रा, स, नुम, तारा, राता। रिया की आंखें अब खाली हो चुकी थीं। उनमें न डर था न पहचान, बस एक अजीब सी शून्यता। उसे याद भी नहीं अभी कुछ देर पहले क्या हुआ था। उस लड़के ने उसके कान के पास झुककर कुछ फुसफुसाया था। कोई शब्द नहीं, कोई भाषा नहीं, जैसे कोई पुराना भूला हुआ मंत्र। और तभी रिया की पुतलियां गायब हो गईं। आंखें सफेद, बिल्कुल निर्जीव। अब वो रिया नहीं रही। अब वो सिर्फ उसकी कठपुतली है। वो जहां जाएगा, रिया उसके पीछे चलती जाएगी, बिना सोचे, बिना महसूस किए, जैसे उसकी आत्मा कहीं और कैद हो। रिया की आंखें खुली थीं, पर उनमें रिया नहीं थी। जैसे उसकी आत्मा कहीं और कैद हो और उसका शरीर किसी और के इशारे पर चल रहा हो। वो बिना रुके, बिना डरे, सीधे उसी अंधेरे तहखाने की ओर बढ़ती चली गई। बच्चा नीचे उतर रहा था, जैसे उसे रास्ता पहले से पता हो। रिया उसके पीछे बिना अपनी मर्जी के चलती जा रही थी और कुछ ही पलों में दोनों अंधेरे में समा गए। रिया तहखाने के अंदर पहुंच चुकी थी, लेकिन वो अकेली नहीं थी। अंधेरे में मेहुल खड़ा था, बिल्कुल स्थिर, जैसे उसे अपने आसपास की खबर ही न हो। और उसके चारों तरफ और भी लोग, सब एक जैसे, बिना होश, बिना हरकत। तहखाने में कोई भी होश में नहीं था, ना रिया, ना मेहुल, ना बाकी लोग, जैसे सब किसी और के बस में हो। रिया सीढ़ियां उतरते उतरते नीचे पहुंच चुकी थी, लेकिन वो बच्चा अब उसके साथ नहीं था। पता नहीं वो रहस्यमय भूतिया बच्चा अचानक कहाँ गायब हो गया। अचानक रिया की आंखें खुली। वो चौंक गई। ये वो कहाँ आ गई थी? चारों तरफ एक अजीब सा तहखाना, और वो ऊपर देखने लगी। अचानक कैमरे की स्क्रीन झिलमिलाने लगी। तस्वीर गायब हो गई और सिर्फ अजीब सा ग्लिच दिखने लगा, जैसे कोई चीज़ कैमरे में आने की कोशिश कर रही हो। कबीर ने घबराकर कैमरा उठाया, लेकिन स्क्रीन पर कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था, सिर्फ शोर और टूटी हुई तस्वीरें। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा।
हवा अचानक ठंडी हो गई और उन्हें महसूस हुआ कि वहाँ वे दोनों अकेले नहीं थे। कबीर ने जैसे ही कैमरे की स्क्रीन की तरफ देखा, उसकी आंखें फैल गईं। स्क्रीन पर वो जगह नहीं थी जहाँ वे खड़े थे, बल्कि एक पुराना अंधेरा तहखाना दिखाई दे रहा था। टूटी हुई दीवारें, नमी और चारों तरफ घुप अंधेरा। और उसी अंधेरे में रिया खड़ी थी, बिल्कुल अकेली, जैसे सालों से वहीं फंसी हो। सबसे डरावनी बात यह थी, रिया सीधे कैमरे की तरफ देख रही थी। मैंने रिया को देखा था, वो यहीं थी, सीधी खड़ी। क्या पागल हो गया है क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो समीर के साथ थी ना, फिर वो हमारे कैमरे में कैसे आ सकती है? हमारा कैमरा तो यहीं सेट है, जहां हम खड़े हैं, बस वही फुटेज रिकॉर्ड होगी। नहीं, उसके साथ समीर नहीं था, वो अकेली थी, बिल्कुल अकेली, किसी अलग जगह पर, जैसे कोई पुराना डरावना तहखाना। लेकिन आरव को यकीन नहीं हुआ। उसने धीरे से कैमरे की तरफ देखा और तभी स्क्रीन पर रिया दिखाई दी। वो उसी डरावने तहखाने में चुपचाप खड़ी थी। स्क्रीन पर रिया को देखते ही आरव खुद हक्का बक्का रह गया। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा था ना, वो वहीं थी। चल, अभी चलते हैं उस तहखाने की तरफ। रिया को ढूंढना पड़ेगा, पता लगाना पड़ेगा वो आखिर है कहाँ। और दोनों उस रहस्यमय तहखाने की ओर बढ़ गए, जहां शायद उनका इंतजार कुछ और ही कर रहा था। समीर आग की रोशनी के सामने चुपचाप खड़ा था, जैसे वो किसी गहरी सोच में खो गया हो। तभी अचानक तारा दौड़ते हुए वहां पहुंची और उसका कंधा पकड़कर उसे हिलाने लगी। तभी समीर जैसे अचानक होश में आ गया। उसने घबराकर चारों तरफ नजर दौड़ाई, जैसे वो समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर हुआ क्या है। समीर, क्या रिया तुम्हारे साथ थी? तो फिर रिया कहाँ है? रिया थी तो मेरे साथ, पर पता नहीं मैं कहाँ खो गया था। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं रिया कहाँ है। ठीक है, चलो रिया को ढूंढते हैं, शायद वो बाहर कहीं हो। चलो। इसके बाद समीर और तारा दोनों रिया को ढूंढने के लिए झोपड़ी से बाहर निकल गए। अंधेरे जंगल में दोनों साथ साथ चलते हुए रिया को ढूंढने लगे। उधर आरव और कबीर भी रिया को ढूंढते ढूंढते उस सुनसान रास्ते पर पहुंच गए थे। आगे बढ़ते ही उन्हें वही पुराना तहखाना दिखाई दिया, जिसके अंदर कुछ देर पहले रिया गई थी। तहखाने के मुहाने पर पहुंचकर दोनों कुछ पल के लिए रुक गए। अंदर गहरा अंधेरा फैला हुआ था, जैसे अंदर क्या छिपा है उसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो। आरव ने घबराकर तहखाने के अंदर झांकते हुए कहा, कबीर, इधर तो बहुत अंधेरा है। कबीर कुछ पल चुप रहा, फिर उसने धीरे से अपने कंधे से बैग उतारा। बैग खोलकर उसने अंदर से टॉर्च निकाली। चल देखते हैं अंदर, शायद रिया यहीं कहीं हो। फिर कबीर ने टॉर्च की रोशनी आगे की तरफ डाली। टॉर्च की हल्की रोशनी में तहखाने की पुरानी और सीलन भरी दीवारें धीरे धीरे सामने आने लगी। आरव और कबीर सावधानी से एक एक कदम आगे बढ़ाने लगे। उधर तारा और समीर भी रिया को ढूंढते ढूंढते उसी सुनसान रास्ते पर पहुंच रहे थे। चारों तरफ घना जंगल था और रास्ते पर अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। कुछ ही देर में तारा और समीर भी उसी जगह पहुंच गए, जहां कुछ मिनट पहले आरव और कबीर उस रहस्यमय तहखाने के अंदर गए थे। तहखाने के सामने पहुंचकर तारा और समीर कुछ पल के लिए रुक गए। अंदर घना अंधेरा फैला हुआ था, जैसे अंदर क्या छिपा है इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। दोनों चलते चलते रिया को आवाज देने लगे। रिया, रिया, क्या तुम सुन पा रही हो? चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, पुरानी सीलन भरी दीवारें और एक ऐसा सन्नाटा जैसे उस जगह पर सालों से कोई आया ही ना हो। रिया घबराकर इधर उधर देखने लगी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो आखिर है कहाँ। तभी
कुछ दूर आगे उसे अंधेरे में एक बहुत बड़ा दरवाजा दिखाई दिया। वो दरवाजा इतना बड़ा था कि जैसे किसी पुराने किले का मेन गेट हो। रिया कुछ पल के लिए वहीं रुक गई। उसके मन में एक ही ख्याल आया, क्या पता यही इस तहखाने का बाहर निकलने का रास्ता हो। उम्मीद की एक हल्की सी किरण के साथ रिया धीरे धीरे उस बड़े दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। उसने कांपते हाथों से दरवाजे को धक्का दिया। अचानक पीछे से किसी की आवाज गूंजी। रिया चौंक कर तुरंत पीछे मुड़ी। अंधेरे में टॉर्च की रोशनी चमकी और उसी रोशनी में आरव और कबीर उसकी तरफ आते दिखाई दिए। रिया, तुम यहाँ हो? तुम्हें पता है हम कितने घबरा गए थे। मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे आ गई। मैं बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी। कबीर ने टॉर्च की रोशनी चारों तरफ घुमाई। तहखाने की पुरानी सीलन भरी दीवारें उस रोशनी में धीरे धीरे सामने आने लगी। तभी उनकी नजर उस विशाल स्टील के दरवाजे पर पड़ी। दरवाजा इतना बड़ा था कि ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी और ही जगह का रास्ता हो। तीनों कुछ पल के लिए चुपचाप उस दरवाजे को देखते रह गए और तभी अचानक वो भारी दरवाजा अपने आप थोड़ा सा हिलने लगा। तहखाने के अंदर लोहे के घिसने की आवाज गूंज गई। तीनों के दिल एक पल के लिए थम से गए। लेकिन अभी तक किसी को नहीं पता कि इस तहखाने के उस भारी दरवाजे के पीछे आखिर छिपा क्या है, क्योंकि जो भी उस दरवाजे के पास गया वो कभी वापस नहीं आया। और आज समीर, रिया, मेहुल, तारा, कबीर और आरव उसी दरवाजे के सामने खड़े हैं। लेकिन जैसे ही वो दरवाजा अपने आप धीरे धीरे हिलने लगा, सबको समझ आ गया कि उस दरवाजे के पीछे कुछ जिंदा है। क्या है उस तहखाने के दरवाजे के पीछे? ये खतरनाक राज खुलेगा अगले पार्ट में।